हम सीख चुके हैं कि हमारे इर्द गिर्द हर चीज जो मास सकती है और स्पेस ऑक्युपाई करती है मैटर है। हम मैटर को इनके दरमियान कुछ सिमिलरिटीज के मुताबिक ग्रुप करते हैं। इससे हमारा टाइम सेव होता है और हमारे लिए स्टडी करना आसान हो जाता है। ग्रुपिंग ऑफ थिंग्स टुगेदर बेस्ड ऑन सिमिलरिटी इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। इस बड़ी दुनिया में जहाँ हर चीज मैटर है, चीजों की ऑर्गेनाइजेशन करना और ग्रुपिंग देम टुगेदर बहुत इंपॉर्टेंट है। देयर आर मेनी वेज ऑफ क्लासिफिकेशन। हम मैटर को इनकी प्रॉपर्टीज की बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम चीजों को इनके कलर के बेस पर क्लासिफाई कर सकते हैं। जिन चीजों का कलर सेम है इनको एक ग्रुप में रख सकते हैं। सो क्लासिफिकेशन सिमिलरिटीज की बुनियाद पर की जाती है। साइंटिस्ट ने मैटर को क्लासिफाई करने के लिए अपने आप से ये क्वेश्चन किए हैं। कैन इट बी सेपरेटेड बाय फिजिकल मीन्स? कैन इट बी सेपरेटेड बाय केमिकल मीन्स? इज द कंपोजिशन यूनिफॉर्म थ्रू आउट? हमारे पास मैटर को क्लासिफाई करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हम मैटर को इसके फिजिकल स्टेट की बेस पर क्लासिफाई करते हैं। फिजिकल स्टेट का मतलब है कि वो मैटर सॉलिड है, लिक्विड है या गैस है। जब भी हम किसी मैटर को इसकी फिजिकल बेस पर क्लासिफाई करते हैं तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को हम फिजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर बोलते हैं। और दूसरा तरीका मैटर को क्लासिफाई करने का ये है कि मैटर को इसकी कंपोजिशन की बेसिस पर माइक्रोस्कोपिक लेवल पर, बल्क लेवल पर, एक बड़े लेवल पर क्लासिफाई करना है। जब हम मैटर को इसकी कंपोजिशन की बेसिस पर क्लासिफाई करते हैं तो इस तरह की क्लासिफिकेशन को केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर कहते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर प्योर सब्सटेंस हो सकता है। प्योर का मतलब जिसने मिलकर इसको बनाया है, इसके अंदर जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ किसी एक के हैं, मतलब सेम है। ऐसे सब्सटेंस जो सिर्फ एक ही टाइप के एटम्स या फिर एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से बने हो प्योर सब्सटेंस कहलाते हैं। केमिकल क्लासिफिकेशन में मैटर मिक्सचर भी हो सकता है। दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस को किसी भी रेशो में मिक्स करने से हमें मिक्सचर मिलता है। प्योर सब्सटेंस को ब्रेकिंग एबिलिटी के बेसिस पर दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक एलिमेंट होते हैं और दूसरे कंपाउंड। हमारी नेचर में 118 एलिमेंट प्रेजेंट हैं। इनमें से 90 ऐसे हैं जो नेचर में एग्जिस्ट करते हैं और 28 ऐसे हैं जिनको साइंटिस्ट ने लेबोरेटरीज में सुटेबल केमिकल रिएक्शन से सिंथेसाइज किया है या बनाया है। एलिमेंट्स को किसी भी प्योर सब्सटेंस का एक बेसिक फॉर्म या एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी कहते हैं, जो कि बने होते हैं सिर्फ एक ही टाइप के एटम से। हम एलिमेंट को किसी भी केमिकल मेथड से फर्दर सिंपलर सब्सटेंसेस में तोड़ नहीं सकते। जब एटम्स ग्रुप करते हैं तो वो मॉलिक्यूलर फॉर्म करते हैं। कई तरीके के एटम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना सकते हैं। एक मॉलिक्यूल में अलग अलग टाइप के एटम नजर आ सकते हैं। हमें कंपाउंड में मॉलिक्यूल पर फोकस करना है कि वो एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर किसी भी सब्सटेंस में एक ही टाइप के मॉलिक्यूल है तो वो कंपाउंड कहलाएगा। यहाँ जगह न होने की वजह से नेक्स्ट स्लाइड में हम एलिमेंट और कंपाउंड की क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर यूनिट पर फोकस करते हैं। एलिमेंट का स्ट्रक्चर यूनिट एटम है। जब एटम फ्रीली एग्जिस्ट करे तो वो मॉलिक्यूल कहलाता है। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ एलिमेंट ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड। इसमें दो कैटेगरीज हैं। एक मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं और दूसरा होमोटॉमिक मॉलिक्यूल्स हैं। होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन में एटम्स सेम होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स कंबाइंड को एटॉमिसिटी भी कहते हैं। जब दो या दो से ज्यादा एटम आपस में बॉन्ड बनाएंगे तो इसके रिजल्ट में मॉलिक्यूल फॉर्मेशन होगी। इस बॉन्ड को कोवलेंट बॉन्ड कहेंगे। होमोटॉमिक कॉम्बिनेशन या तो डायटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है या ट्राइटोमिक मॉलिक्यूल या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। हम ये सब कुछ पिछली स्लाइड्स में सीख चुके हैं। यहाँ इन सबको कंबाइन करके अपनी लर्निंग को आसान कर रहे हैं। कंपाउंड दो या दो से ज्यादा एलिमेंट के केमिकल कॉम्बिनेशन से बनते हैं। कंपाउंड को स्ट्रक्चर यूनिट के बेसिस पर हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल्स या पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में क्लासिफाई किया जाता है। हेट्रो का मतलब होता है डिफरेंट। कंपाउंड में मॉलिक्यूल डिफरेंट एटम से मिलकर बनता है। इन एटम्स के दरमियान कोवलेंट बॉन्डिंग होती है। हेट्रोटॉमिक मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिसिटी डायटोमिक, ट्राइटोमिक या पॉलीटोमिक मॉलिक्यूल हो सकता है। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ कोवलेंट कंपाउंड इज मॉलिक्यूल। ऑल मॉलिक्यूल्स आर सेम एंड आइडेंटिकल। ऑल मॉलिक्यूल्स हैव सेम साइज एंड सेम प्रॉपर्टीज। कुछ कंपाउंड के स्ट्रक्चर यूनिट आयंस होते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ आयनिक कंपाउंड इज फार्मूला यूनिट। ऑल फार्मूला यूनिट्स आर द सेम एंड आइडेंटिकल।
All formula units have same sizes and same properties. अब हम एलिमेंट का फर्दर क्लासिफिकेशन देखेंगे ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। 118 एलिमेंट्स को इनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पर 3 बेसिक क्लासेस में कैटेगराइज किया जाता है। सबसे पहले मेटल्स हैं, इसके बाद में नॉन मेटल्स एंड देन मेटलॉइड्स हैं। इस यूनिवर्स में 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में 92 एलिमेंट्स मेटल्स हैं, 20 नॉन मेटल्स हैं और 6 मेटलॉइड्स हैं। मेटल की डेफिनेशन है वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को लूज करके पॉजिटिव आयंस बना लेते हैं, मेटल कहलाते हैं। कॉपर, आयरन, एल्युमिनियम, सोडियम इसकी एग्जांपल्स हैं। ये सब अपने ऊपर इलेक्ट्रोपॉजिटिव चार्ज ला सकते हैं क्योंकि सब आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकते हैं। जिन एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हैं तो ये अपने इलेक्ट्रॉन दूसरे को दे देते हैं और इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस बन जाते हैं। पॉजिटिव चार्ज को अपने ऊपर लाना ही मेटालिक कैरेक्टर है। हम एल्युमिनियम के एग्जांपल लेते हैं। एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13 है। 13 का मतलब है कि एल्युमिनियम के पास 13 इलेक्ट्रॉन है और 13 प्रोटॉन्स हैं। वैसे एटॉमिक नंबर प्रोटॉन्स की तादाद बताता है। इसका सिंबल Al है। इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल है। तो इसके पास 13 इलेक्ट्रॉन्स हैं और 13 प्रोटॉन्स हैं। 13 प्रोटॉन्स तो फिक्स है और न्यूक्लियस के अंदर है। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ हैं? इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन से पता चलता है कि एक न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन कहाँ है। हम इलेक्ट्रॉन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं मालूम कर सकते, लेकिन हम इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबल लोकेशन मालूम कर सकते हैं। हम इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन शेल देख सकते हैं। हम देख सकते हैं कि आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। आउटर मोस्ट शेल को वैलेंस शेल भी बोलते हैं। ये 3 इलेक्ट्रॉन एल्युमिनियम को अनस्टेबल बना रहे हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि अगर वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएं तो एटम स्टेबल हो जाता है, लेकिन यहाँ 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं। एल्युमिनियम चाहता है कि इसके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आए। इसको 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे मिल सकते हैं कि जब ये 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर दे या फिर स्टेबल होने के लिए 5 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले। लेकिन रूल ये है कि अगर इलेक्ट्रॉन लेस देन 4 है तो एलिमेंट आसानी से 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा तो तीसरी शेल ही खत्म हो जाएगा। इस तरह दूसरी शेल वैलेंस शेल बन जाएगी जिसमें 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं। पहले प्रोटॉन की तादाद 13 और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 13 थी, दोनों बैलेंस थे। अब इलेक्ट्रॉन की तादाद कम हो गई है। अब इसके इलेक्ट्रॉन्स 10 हो गए हैं। इसकी कन्फिग्रेशन चेंज हो गई है। 3 इलेक्ट्रॉन्स कम हो गए हैं जिसकी वजह से 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा दिखाई देंगे। हमें एटम पर 3 नेट पॉजिटिव चार्ज ज्यादा मिलेगा और ये एल्युमिनियम का आयन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज 3 है। एल्युमिनियम क्योंकि एल्युमिनियम +3 बना सकता है, एल्युमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकता है, इसलिए एल्युमिनियम एलिमेंट मेटल है। हमने इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन इन शेल में देखी है। नंबर में एल्युमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2,8,3 है। नंबर में एल्युमिनियम आयन की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 2,8 है। एल्युमिनियम एटम की लॉन्ग हैंड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p1 है। एल्युमिनियम आयन की लॉन्ग हैंड इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6 है। अब हम शॉर्ट हैंड और ऑर्बिटल नोटेशन में एल्युमिनियम एटम की इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं। हमने यहाँ 5 तरीके से इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखी है। हम आगे स्लाइड्स में इन कन्फिग्रेशन को लिखना सीखेंगे। नॉन मेटल्स मेटल्स के अपोजिट हैं। नॉन मेटल्स क्या होंगे? वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें। मेटल डोनेट करता था, लूज करता था। नॉन मेटल्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और खुद पर नेगेटिव चार्ज ले आता है। नॉन मेटल्स की डेफिनेशन है वो एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करके नेगेटिव आयंस बना लेते हैं, नॉन मेटल कहलाते हैं। हमें कैसे पता चलता है कि एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है? तो वो एलिमेंट्स जिनके आउटर मोस्ट शेल में 5 से लेकर 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं। हम नॉन मेटल्स को समझने के लिए फ्लोरीन की एग्जांपल लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9 है। हम जब शेल्स में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फ्लोरीन में प्रोटॉन्स की तादाद 9 है और इलेक्ट्रॉन की तादाद भी 9 है। अभी फ्लोरीन पर कोई चार्ज नहीं है, मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। हमें इसको छूने से कोई करंट नहीं लगता है। फ्लोरीन के पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और दूसरे शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं। ऑक्टेट रूल कहता है कि वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स हो तो एटम स्टेबल होता है। फ्लोरीन को स्टेबल होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। फ्लोरीन एक और तरीके से भी स्टेबल हो सकता है अगर फ्लोरीन 7 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे, लेकिन रूल ये कहता है कि अगर
आउटर मोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद ग्रेटर देन 4 हो तो वो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन गेन करता है। हम मान लेते हैं कि फ्लोरीन एटम एक इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है और फ्लोराइड आयन बन जाता है, नेट नेगेटिव चार्ज आ जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की तादाद 10 हो जाती है और प्रोटॉन की तादाद वही 9 है और इलेक्ट्रॉन्स की कन्फिग्रेशन भी चेंज हो गई है। इस तरह एटम नेगेटिव आयन बनकर स्टेबल हो गया है। ये एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन कहलाएगा। इस इलेक्ट्रोनेगेटिव आयन बनने की वजह से हम फ्लोरीन एलिमेंट को नॉन मेटल कहेंगे। हम 4 और तरीकों से फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन लिखते हैं। ये नंबर्स में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है, ये SPDF नोटेशन में है, ये नोबल गैस नोटेशन में है और ये ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन में इलेक्ट्रॉन कन्फिग्रेशन है। मेटोलाइट्स वो एलिमेंट्स हैं जो मेटल और नॉन मेटल दोनों का बिहेवियर शो करते हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में भी 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सेप्शन है और ये नॉन मेटल है। हम सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन का कन्फिग्रेशन देख लेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा या ये एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा। ये क्या कर सकता है? लूज करेगा तो मेटल कहलाएगा, गेन करेगा तो नॉन मेटल कहलाएगा। अगर एलिमेंट ना ही इलेक्ट्रॉन देगा और ना ही लेगा तो ऐसे एलिमेंट्स मेटलॉइड कहलाएंगे। हमारे आसपास सभी चीजें रिएक्शन की वजह से इतनी तेजी से कैसे बदल जाती हैं, इसका आंसर एटम्स के छोटे न्यूक्लियाई में होता है। हर एटम के अंदर एक टाइनी न्यूक्लियस ट्रिगर बॉक्स की तरह होता है। ये कई रिएक्शंस की मिस्ट्री रखता है। क्वेश्चन ये है कि एक एक एटम का न्यूक्लियस रिएक्शन को कैसे डिफाइन करता है जिनमें एटम पार्टिसिपेट करते हैं। न्यूक्लियस में सब एटॉमिक पार्टिकल, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स प्रेजेंट हैं जो इन्फ्लुएंसिंग फैक्टर्स हैं। किसी भी एटम के न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की मौजूदगी और इनकी तादाद बहुत से इंपॉर्टेंट कैरेक्टर को डिफाइन करती है, जैसे कि एटॉमिक नंबर, मास नंबर, आइसोटोपिक फॉर्म्स एंड सो ऑन। केमिकल प्रॉपर्टीज इलेक्ट्रॉन पर डिपेंड करती हैं और फिजिकल प्रॉपर्टीज न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स पर डिपेंड करती हैं। एटॉमिक नंबर से हमारा क्या मतलब है? एलिमेंट के सभी एटम्स को हम एक नंबर असाइन करते हैं। हम ऐसा इसलिए करते हैं ताकि हम इस नंबर से इस एलिमेंट को पहचान सके। ये नंबर फिक्स होता है, कभी चेंज नहीं होता, ना हम अपनी मर्जी से चेंज कर सकते हैं, ना ही कोई केमिकल रिएक्शन इस नंबर को चेंज कर सकती है, क्योंकि एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की बेसिस पर दिया जाता है कि एक एटम के न्यूक्लियस में कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। अगर एटम न्यूट्रल है तो हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से भी एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। एटॉमिक नंबर हर एलिमेंट के लिए यूनिक है। किसी भी 2 एलिमेंट्स में प्रोटॉन्स की तादाद एक जैसी नहीं है। एटॉमिक नंबर को इस तरह डिफाइन करते हैं, किसी भी एटम के न्यूक्लियस में मौजूद प्रोटॉन की कुल तादाद को एटॉमिक नंबर कहते हैं। एटॉमिक नंबर को लेटर Z से डिनोट किया जाता है। एक न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद और प्रोटॉन्स की तादाद बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन्स की तादाद वैलेंसी का तयन करती है। वैलेंसी रिएक्टिव कैपेसिटी को डिफाइन करती है। हम जानते हैं कि हर मैटर के फंडामेंटल यूनिट्स एटम्स हैं। क्या आप गेस कर सकते हैं कि सिंगल एटम का मास क्या होता है? हम STM के बगैर एटम को नहीं देख सकते। STM का मतलब है स्कैनिंग ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक माइक्रोस्कोप। एक एटम का मास इसमें मौजूद सब एटॉमिक पार्टिकल की मदद से कैलकुलेट किया जाता है। एटम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और जितने भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हैं, इनको ऐड करने से जो सम आएगा वही एलिमेंट्स का मास नंबर कहलाएगा। इलेक्ट्रॉन का मास इतना कम होता है कि इनको वेटलेस कंसीडर किया जाता है। एक न्यूक्लियॉन एक प्रोटॉन या एक न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स को कलेक्टिवली न्यूक्लियॉन्स कहते हैं और नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स जो एलिमेंट के एटम में प्रेजेंट होता है वो एलिमेंट के मास नंबर के बराबर होता है। एटॉमिक मास नंबर और न्यूक्लियॉन नंबर मास नंबर के अदर नेम्स हैं। मास नंबर को लेटर A से डिनोट किया जाता है। जब हमें एलिमेंट की दोनों एंटिटी एटॉमिक नंबर और मास नंबर को रिप्रेजेंट करना होता है तो हम एलिमेंट के केमिकल सिंबल को एटॉमिक नंबर के साथ इसके लेफ्ट साइड के नीचे लिखते हैं, यानी कि सबस्क्रिप्ट में, और मास नंबर ऊपर लेफ्ट साइड में लिखा जाता है, यानी सुपरस्क्रिप्ट में। एटॉमिक नंबर और मास नंबर हमेशा इंटीजर में होते हैं और इनका कोई यूनिट नहीं होता। पीरियोडिक टेबल में 118 एलिमेंट्स को इसी तरीके से लिखा जाता है। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हम मैग्नीशियम को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। Mg मैग्नीशियम का एटॉमिक सिंबल है। इसके बाद रिस्पेक्टिव जगहों पर एटॉमिक नंबर 12 और मास नंबर
24, 25 या 26 है। हमने 3 मास नंबर क्यों लिए हैं? एलिमेंट के तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर और मास नंबर सेम होने चाहिए, लेकिन कुछ एलिमेंट में ऐसा नहीं होता। मैग्नीशियम भी इन एलिमेंट्स में एक है। मैग्नीशियम के कुछ एटम ऐसे होते हैं जिनके आपस में एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लेकिन इनके मास नंबर डिफरेंट होते हैं, यानी कि इनके मास नंबर अलग अलग होते हैं। ऐसे सेम एलिमेंट के एटम्स जो अलग फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, इन फॉर्म्स को आइसोटोप्स कहते हैं। आसान लफ्जों में आइसोटोप्स सेम एलिमेंट के एटम्स होते हैं जिसमें सेम नंबर में प्रोटॉन्स होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन अलग नंबर में होते हैं। अब हम मैग्नीशियम के तीनों आइसोटोप्स के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैलकुलेट करते हैं। फॉर्मूला है मास नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। मैग्नीशियम 24 में मास नंबर 24 है। हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एटॉमिक नंबर 12 बता रहा है। 24 माइनस 12 इज इक्वल टू 12, तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 12 आ जाते हैं। मैग्नीशियम 25 में मास नंबर 25 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है। 25 माइनस 12 इज इक्वल टू 13 न्यूट्रॉन। मैग्नीशियम 25 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 है। मैग्नीशियम 26 में मास नंबर 26 है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स 12 है। 26 माइनस 12 इज इक्वल टू 14 न्यूट्रॉन्स। मैग्नीशियम 26 में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 14 है। तीनों एटम्स में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अलग अलग है, इसी वजह से मास नंबर मुख्तलिफ है और एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर और मास नंबर का यूनिट नहीं है। तीनों आइसोटोप नेचर में इक्वली नहीं मिलते। नेचुरल सैंपल में जिस परसेंटेज से ये आइसोटोप पाए जाते हैं, इसमें मैग्नीशियम 24 कसरत से पाया जाता है। हम देख सकते हैं मैग्नीशियम 24 78.99% है। मैग्नीशियम 26 की परसेंटेज 11.01 है और मैग्नीशियम 25 की परसेंटेज 10 है। मास स्पेक्ट्रा से पता चलता है कि कुदरत में कितने टाइप के एटम्स कितने परसेंट में प्रेजेंट होते हैं। पीरियोडिक टेबल में इन तीनों आइसोटोप के मास नंबर का एवरेज एटॉमिक मास निकालकर लिख दिया जाता है। हम मैथमेटिक्स में जो नॉर्मल एवरेज निकालते हैं, यहाँ वो एवरेज नहीं चलेगी। यहाँ एवरेज एटॉमिक मास निकालने का फार्मूला ये है। हम मास नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं इसके रिलेटिव अबंडेंस या इसकी परसेंटेज से, और फिर अगले मास नंबर को इसके रिलेटिव अबंडेंस से मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं, और इसी तरह नेक्स्ट आइसोटोप एंड सो ऑन अंटिल ऑल द नेचुरल अकरिंग आइसोटोप्स आर कंसीडर्ड। हम इस होल थिंग को 100 से डिवाइड करते हैं और हम आखिरकार एवरेज एटॉमिक मास की वैल्यू हासिल कर लेते हैं। हम वैल्यू पुट करने के बाद एवरेज एटॉमिक मास 24.3202 हासिल करते हैं। पीरियोडिक टेबल में मैग्नीशियम का वजन 24.3202 लिखा जाता है। ये तीनों आइसोटोप का एवरेज मास है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप से हमें पता चलता है कि नेचर में आइसोटोप किस तादाद से पाए जाते हैं। अबंडेंस का मतलब मिकदार में ज्यादा होना है। रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप्स की डेफिनेशन है हर आइसोटोप की परसेंटेज आइसोटोप के मिक्सचर के लिहाज से रिलेटिव अबंडेंस ऑफ आइसोटोप कहलाती है। ये डेफिनेशन क्या कहना चाह रही है? हम मैग्नीशियम मेटल की एक स्ट्रिप में मैग्नीशियम आइसोटोप्स के मिक्सचर को सपोज कर लेते हैं। इस मिक्सचर में कितने परसेंट मैग्नीशियम 24 है, कितने परसेंट मैग्नीशियम 25 और कितने परसेंट मैग्नीशियम 26 है। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से पता चलता है कि 24 वाला जो मैग्नीशियम का एटम है वो 78.99% पाया जाता है। 25 वाला जो मैग्नीशियम का एटम है वो 10% पाया जाता है और 26 वाला मैग्नीशियम का एटम 11.01% पाया जाता है। मतलब हम 100 एटम्स निकालते हैं तो 100 एटम में से 79 एटम्स मैग्नीशियम 24 के होंगे, 10 एटम्स मैग्नीशियम 25 के होंगे और 11 एटम्स मैग्नीशियम 26 के होंगे। जब हम इसका एवरेज निकालते हैं तो जिसका परसेंटेज ज्यादा होता है तो हमारा एवरेज इसकी तरफ शिफ्ट हो जाता है। इसलिए हम जितने भी एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में देखते हैं इनका मास फ्रैक्शन में होता है। हमें यहाँ जो माइक्रोस्कोपिक व्यू नजर आ रहा है इसमें मैग्नीशियम 24 के 16 एटम्स हैं और टोटल एटम्स 20 हैं। इस तरह यहाँ मैग्नीशियम 24 की परसेंटेज 80 है, मैग्नीशियम 25 की परसेंटेज 10 है और मैग्नीशियम 26 की परसेंटेज भी 10 है। यहाँ से समझने के लिए ये परसेंटेजेस निकाली हैं। साइंटिस्ट मास स्पेक्ट्रा की मदद से आइसोटोप की परसेंटेज निकालते हैं। एवरेज एटॉमिक मास, रिलेटिव एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, ये सारे एक ही चीज हैं। हम इनमें से किसी एक नाम को लेते हैं तो इसका मतलब एटॉमिक मास से ही होगा। हम एटॉमिक मास की डेफिनेशन या मतलब को समझते हैं। हम कॉमन सेंस का इस्तेमाल करके एटॉमिक मास का यही मतलब निकालेंगे, मास ऑफ एन एटम।
किसी भी एटम का कितना मास है। मास का मतलब क्वांटिटी ऑफ मैटर है, एटम में कितना मैटर है। हम जब एक्चुअल में एटम का मास मेजर करते हैं तो हमें 19.92 इंटू 10⁻24 ग्राम हासिल होता है, जिसको हम 19.92 इंटू 10⁻27 kg लिख सकते हैं। इसको हम लिखने की कोशिश करें तो ये 0.00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 ः मशीन इतनी सेंसिटिव नहीं होती कि इसको मेजर कर सके। हम 9 डिजिट तक मेजर कर सकते हैं। तो हमने इसको निकाला कैसे? हमारे पास बहुत सारी मॉडर्न टेक्निक्स हैं, जैसे मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। हम इनकी मदद से एटॉमिक वेट को निकाल सकते हैं। हम एटम को केजी में मेजर तो कर सकते हैं, लेकिन ये सही आइडिया नहीं है। हमारे साइंटिस्ट ने ये सोचा कि क्यों ना एटम को मेजर करने के लिए एक अलग से ही नया यूनिट बना लिया जाए। इस यूनिट का नाम एटॉमिक मास यूनिट AMU रखा गया, या इसको यूनिफाइड मास लिख सकते हैं, जिसको सिंबॉलिकली U से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका थर्ड नेम डाल्टन है, इसका सिंबल DA है। ये एक साइंटिस्ट का नाम है। अब हम समझते हैं कि एक AMU कितना होता है। हर एटम का इंडिविजुअल मास निकालना बहुत मुश्किल था और इसको हर बार कैलकुलेशन में इस्तेमाल करना भी बहुत मुश्किल था। कोई ऐसा तरीका होना चाहिए जिससे हम 118 एलिमेंट्स को याद रख सकें। ब्रिटिश केमिस्ट जॉन डाल्टन ने कहा, मेरे पास एटम का मास निकालने का बेस्ट तरीका है। हम एटम का मास रिलेटिव मास के कंसेप्ट से निकालते हैं। मतलब जो आपके पास एलिमेंट है, इस एलिमेंट के एटम के मास को किसी स्टैंडर्ड या रेफरेंस एटम के साथ कंपेयर करते हैं। रिलेट का मतलब कंपेयर करना होता है, किसी एक एटम के रिस्पेक्ट में बाकी एटम्स का मास निकाला जाना। हमने पहले हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड माना, हाइड्रोजन के मास को 1 मान लिया और इसके रिस्पेक्ट में बाकी एटम्स का मास निकाला गया। लेकिन हाइड्रोजन को स्टैंडर्ड मानने से मुश्किल ये हुई कि बाकी एलिमेंट्स का मास फ्रैक्शन में आने लगा। इसलिए इस आइडिया को ड्रॉप किया गया और ऑक्सीजन एलिमेंट को स्टैंडर्ड मान लिया गया। मुश्किल इस वक्त पैदा हुई जब यह मालूम हुआ कि कुदरती तौर पर मौजूद ऑक्सीजन स्लाइटली डिफरेंट मास के एटम्स का मिक्सचर है। काफी डिस्कशन के बाद डिसाइड किया गया कि कार्बन एलिमेंट के C12 आइसोटोप के एटम को स्टैंडर्ड या रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। इसको सिलेक्ट करने का क्राइटेरिया ये है कि ये अबंडेंट क्वांटिटी में है, ये ना ही बहुत ज्यादा रिएक्टिव है और ना ही लीस्ट रिएक्टिव है। C12 आइसोटोप की खासियत ये है कि इसमें 6 प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स भी 6 हैं और इलेक्ट्रॉन्स भी 6 हैं। इसे इसलिए कार्बन 12 कहते हैं क्योंकि इसमें प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन 12 होते हैं। मास स्पेक्ट्रोस्कोपी से जो कार्बन 12 के एक एटम का जो वजन निकला वो 19.92 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है, जिसको हम किलोग्राम में 19.92 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम लिख सकते हैं। ये वजन मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन प्लस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से है। मास ऑफ प्रोटॉन्स और मास ऑफ न्यूट्रॉन के सामने मास ऑफ इलेक्ट्रॉन का वजन निग्लिजिबल है। इसका मतलब मास ऑफ प्रोटॉन्स जो 6 है और मास ऑफ न्यूट्रॉन्स जो 6 है, दोनों को मिलाकर 12 पार्टिकल्स बनते हैं। 12 पार्टिकल का वजन 19.92 इंटू 10⁻24 ग्राम है। एक पार्टिकल का वजन निकालने के लिए इसको 12 से डिवाइड कर देते हैं, तो इसका आंसर 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम आता है। ये एक पार्टिकल न्यूट्रॉन या प्रोटॉन हो सकता है। इन शॉर्ट, ये एक पार्टिकल का वजन है। अब हम किसी भी एटम को कंपेयर करते हैं तो हम इस एक पार्टिकल के मास से कंपेयर करते हैं। ये पार्टिकल कार्बन 12 के एटम का 12वां हिस्सा है। मतलब 12 पार्टिकल्स में से जो एक पार्टिकल है, इससे कोई एटम कितना हैवी है। एक पार्टिकल 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम के बराबर है। इसको हमने 1 AMU कह दिया है। AMU का मतलब एटॉमिक मास यूनिट है, जिसको बाद में U मतलब यूनिफाइड मास और बाद में डाल्टन कहा गया। इतना हमें समझ में आ गया है कि अगर एक पार्टिकल का वजन निकालना है तो ये 1/12 पार्ट ऑफ C12 के बराबर है, जिसका मतलब है मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12। हमारे पास एक C12 का एटम है जिसके न्यूक्लियस में 6 प्रोटॉन प्रेजेंट है और 6 न्यूट्रॉन प्रेजेंट है। इसके एक पार्टिकल का वजन 1.66 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम है और पूरे एटम का वजन
92 इंटू 10 रेज की पावर -24 ग्राम है। अब अगर एक एलिमेंट का एटम है और इसका मास निकालना है तो हम रिलेटिव मास निकालेंगे, मतलब इसका एब्सोल्यूट मास नहीं बल्कि रिलेटिव मास, जिसमें हमें पता चलता है कि दिए हुए एलिमेंट का मास C12 के एक पार्टिकल से कितना भारी है। हम इस एक पार्टिकल को 1/12 पार्ट ऑफ C12 कहते हैं। रिलेटिव मास में दिए हुए एलिमेंट के मास को C12 के एक पार्टिकल के रिस्पेक्ट में या कंपैरिजन में पूछा जाता है, तो हमारे पास रिलेटिव मास का फार्मूला ये आ जाएगा। रिलेटिव एटॉमिक मास इज इक्वल टू मास ऑफ गिवन एलिमेंट डिवाइड बाय मास ऑफ C12 एटम डिवाइड बाय 12। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी लिख सकते हैं। 1/12 पार्ट ऑफ C12 19.92 इंटू 10 रेज की पावर -24 डिवाइड बाय 12 ग्राम के बराबर है। इसको हल करने से 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -24 ग्राम आता है। इसी को हम 1 AMU कहते हैं। तो रिलेटिव एटॉमिक मास, मास ऑफ गिवन एलिमेंट इन ग्राम डिवाइड बाय 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -24 ग्राम के बराबर है। रिलेटिव एटॉमिक मास का कोई यूनिट नहीं होता। रिलेटिव एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करने के लिए U लिख दिया जाता है या AMU लिख दिया जाता है। एक एग्जाम्पल के तौर पर सोडियम का एटम लेते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ सोडियम दैट इज मास ऑफ वन एटम ऑफ सोडियम डिवाइडेड बाय मास ऑफ 1 AMU या सिंपल 1 AMU। इसकी वैल्यू कितनी आएगी? जितना भी सोडियम का मास नंबर दिया हुआ है वही इसकी वैल्यू है। सोडियम का मास नंबर 23 दिया हुआ है, तो सोडियम का रिलेटिव एटॉमिक मास 23 AMU है। इसका मतलब है कि 1 AMU से सोडियम 23 टाइम्स हैवियर है। मतलब C12 एटम का जो 12वां हिस्सा है, इससे सोडियम का एटम 23 टाइम्स हैवियर है। इसका एक्चुअल मास कितना हो जाएगा? 23 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज की पावर -24 ग्राम। जब AMU यूनिट लगा हो तो इसका मतलब रिलेटिव एटॉमिक मास है, जब ग्राम यूनिट लगा हो तो ये एक्चुअल मास होता है। रिलेटिव एटॉमिक मास के यूनिट को एटॉमिक मास यूनिट कहा जाता है। एक एटॉमिक मास यूनिट कार्बन 12 के एक एटम का 1/12 हिस्सा होता है। इसका सिंबल AMU है। C12 के एक एटम का एक्चुअल मास 1.9924 इंटू 10 रेज की पावर -23 ग्राम या 1.9924 इंटू 10 रेज की पावर -26 kg है। ग्राम्स और केजी में एटॉमिक मास यूनिट इस तरह जाहिर किया जाता है। हमने एवरेज एटॉमिक मास और रिलेटिव एटॉमिक मास सीख लिया है। इन्हीं का अल्टरनेट नेम एटॉमिक मास है। आप इसको रीड कर लें तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ रिलेटिव एटॉमिक मास की दो डेफिनेशंस दी गई हैं। एक केस वो है जिसमें एलिमेंट के आइसोटोप्स नहीं है। आसान लफ्जों में एटम के मास को 1 AMU से डिवाइड करने से रिलेटिव एटॉमिक मास हासिल होता है। दूसरा केस वो है जिसमें एलिमेंट के सैंपल में आइसोटोप्स मिक्स होते हैं। आसान लफ्जों में तमाम एटम्स के टोटल मास को टोटल नंबर ऑफ एटम से डिवाइड करने से रिलेटिव एटॉमिक मास हासिल होता है। यहाँ एक एग्जांपल भी दी हुई है जिसमें एवरेज मास निकालना सिखाया हुआ है। इसको भी रीड कर लें। हमारा टारगेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। एटम, शेल, सब शेल्स और ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बेसिक्स हैं। अब हम एटम का टिपिकल स्ट्रक्चर जानते हैं। साइंटिस्ट ने एटम के मॉडल दिए जिसमें उन्होंने एक चीज समझने की कोशिश की थी कि एटम के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन किस तरह अरेंज होते हैं, यानी इनका पैटर्न क्या है। एक साइंटिस्ट रदरफोर्ड ने अपने मॉडल में कहा कि एटम में ज्यादातर जगह खाली है और एटम के बिल्कुल सेंटर में एक छोटा सा पार्टिकल प्रेजेंट होता है। इस पार्टिकल के पास मास भी होता है और चार्ज भी होता है, यानी ये स्मॉल पार्टिकल प्रोटॉन है जिसके पास पॉजिटिव चार्ज है। एटम को मास और चार्ज देने वाले नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में रदरफोर्ड ने बोला जिस तरह हमारे सोलर सिस्टम में सन के गिर्द प्लैनेट रिवॉल्व करते हैं, सिमिलरली एटम में जो स्मॉल पार्टिकल है जिसको बाद में न्यूक्लियस नाम दिया गया, इस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं। लेकिन ये मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। अगर इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ में न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व कर रहे हैं तो इलेक्ट्रॉन का मोशन एक्सीलरेटेड है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड सेम हो सकता है लेकिन डायरेक्शन चेंज होता रहेगा।
इसलिए सर्कुलर मोशन में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती। जहां वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं होती वहां एक्सीलरेशन आ जाता है। जब इलेक्ट्रॉन एक एक्सीलरेटेड मोशन परफॉर्म करता है तो इलेक्ट्रॉन किसी न किसी फॉर्म में एनर्जी को लिबरेट मतलब रिलीज करता जाता है। एक ऐसी सिचुएशन आएगी जहां इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ग्रेजुअली कम होती जाएगी तो इलेक्ट्रॉन आहिस्ता आहिस्ता न्यूक्लियस के पास आता जाएगा और अल्टीमेटली इसके पास आकर कोलैप्स कर जाएगा, मतलब न्यूक्लियस के पास आकर गिर जाएगा। तो उस हिसाब से एटम को स्टेबल नहीं होना चाहिए। रदरफोर्ड का मॉडल एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सका। 1913 में एक डेनिश फिजिसिस्ट आए जिन्होंने एटम की स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन किया। उन्होंने बोला कि रदरफोर्ड की यह बात सही है कि एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, ऑर्बिट्स में रिवॉल्व करेंगे। जब ये इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशन एनर्जी लूज नहीं करते। जब एनर्जी रिलीज नहीं होती तो इलेक्ट्रॉन्स क्यों न्यूक्लियस पर जाकर कोलैप्स होंगे। इस तरह एटम स्टेबल हो जाता है। एटम के बोर्स मॉडल में बोर ने बोला एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो डिस्क्रीट ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं। डिस्क्रीट का मतलब है इंडिविजुअली सेपरेट या डिस्टिंक्ट मतलब अलग। नील बोर ने अपने मॉडल में एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को फिक्स कर दिया। इलेक्ट्रॉन सिर्फ डिस्क्रीट ऑर्बिट में ही होंगे, ऑर्बिट से बाहर नहीं जाएंगे। रेडियस और एनर्जी की प्रॉपर्टी की वजह से ऑर्बिट डिस्क्रीट मतलब अलग हैं। कभी भी दो ऑर्बिट का रेडियस सेम नहीं हो सकता। न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट्स की अपनी एक एनर्जी होती है या एनर्जी लेवल होता है। दो ऑर्बिट्स का एनर्जी लेवल अलग अलग है। हम ऑर्बिट्स को एनर्जी शेल भी कहते हैं क्योंकि ये ऑर्बिट एनर्जी प्रोसेस करते हैं। एनर्जी लेवल्स का मतलब है कि न्यूक्लियस के पास जो ऑर्बिट है इसकी एनर्जी कम है और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर होते जाते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। सबसे दूर वाले ऑर्बिट की एनर्जी सबसे ज्यादा होती है, इसलिए एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट है स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 में। नील्स बोहर ने इसी चीज को समझकर एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल्स को नाम दे दिया। उन्होंने न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल को K नाम दे दिया, दूसरे वाले शेल को L नाम दिया, तीसरे को M और फिर N एंड सो ऑन। और इजी करना है तो न्यूक्लियस के पास वाले शेल को नंबर 1, इसके बाहर वाले शेल को नंबर 2 और इसके पड़ोसी वाले शेल को नंबर 3 और इसके भी पड़ोसी वाले शेल को नंबर 4 एंड सो ऑन। ऑर्बिट्स की एनर्जी फिक्स है इसलिए इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट में है। मतलब हम मान लेते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन अपने m एनर्जी शेल में है। इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन अपने स्टेशनरी स्टेट में है। जब इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी शेल से बाहर निकलता है तो वो अपनी एनर्जी को चेंज कर सकता है। मान लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन K शेल में है और अपने स्टेशनरी स्टेट में है। कहीं से K शेल वाले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी मिलती है। K शेल वाला इलेक्ट्रॉन वो एनर्जी एब्जॉर्ब कर लेता है और इसकी एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। K के बाद L शेल आता है। L शेल की एनर्जी ज्यादा होती है इसलिए इलेक्ट्रॉन L शेल में चला जाता है। अब इलेक्ट्रॉन स्टेशनरी स्टेट से बाहर निकलकर हायर एनर्जी लेवल में चला गया है। अब इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया है। अगर इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी लूज करता है तो ये इलेक्ट्रॉन वापस अपने K शेल स्टेशनरी स्टेट में चला जाता है। अब हम एटम का टिपिकल स्ट्रक्चर जानते हैं। हमने पहले एटम का रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा, इसके बाद हमने बोहर मॉडल पढ़ा। इन दोनों ही मॉडल से हमें पता चला कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं। बाद में न्यूट्रॉन की भी डिस्कवरी हो गई थी। फाइनली कंक्लूड किया गया कि एक एटम में 3 तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स की पोजीशन एटम के न्यूक्लियस में होती है। बोहर ने अपने मॉडल में बताया था कि इलेक्ट्रॉन्स एटम्स के न्यूक्लियस के अराउंड डिस्क्रीट ऑर्बिट में या एनर्जी शेल या एनर्जी लेवल में प्रेजेंट होते हैं। एटम के डिफरेंट शेल में इलेक्ट्रॉन की तकसीम या तरतीब को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कहा जाता है। चार्ल्स बरी ने यह समझने की कोशिश की कि इन एनर्जी शेल्स या एनर्जी लेवल में इलेक्ट्रॉन्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है। उन्होंने रूल्स का कुछ सेट दिया जिससे ये समझना आसान हो गया कि बोहर के एटॉमिक मॉडल में इलेक्ट्रॉन्स किस तरह से अरेंज होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की इस अरेंजमेंट को बोहर बरी स्कीम कहते हैं। एनर्जी शेल में इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट या फिलिंग बोहर बरी स्कीम के अकॉर्डिंग ही होती है। इस स्कीम के 3 रूल्स हैं। फर्स्ट रूल ये स्टेट करता है
इलेक्ट्रॉन हमेशा पहले लोअर एनर्जी शेल को भरते हैं और फिर हाई एनर्जी शेल को। इलेक्ट्रॉन के ऐसे करने से एटम को मैक्सिमम स्टेबिलिटी मिलती है। हम बोहर एटॉमिक मॉडल में देखते हैं, एक एटम है, इसके बीच में न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के पास वाला शेल के शेल होता है, इसके बाद वाला शेल एल शेल होता है, इसके बाद वाला शेल एम शेल होता है, इसके भी बाद वाला शेल एन एंड सो ऑन। के शेल जो इनर मोस्ट ऑर्बिट है, इसके लिए एनर्जी सबसे कम E1 है और जैसे जैसे हम बाहर की तरफ आते हैं एनर्जी बढ़ती जाती है। एल शेल की एनर्जी E2 है, एम शेल की एनर्जी E3 है, एन शेल की एनर्जी E4 है। इलेक्ट्रॉन सबसे कम एनर्जी वाले शेल से फिल होना शुरू होते हैं, मतलब सबसे पहले के शेल फिल होता है, फिर एल शेल फिल होता है। जब एल शेल भर जाता है तो फिर एम शेल भरना शुरू हो जाता है, जब एम शेल भर जाता है तो फिर एन शेल भरना शुरू हो जाता है, इसी तरह सो ऑन। ये पहला रूल है। सेकंड रूल ये है कि शेल्स में कितने नंबर ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मतलब शेल्स की कैपेसिटी क्या हो सकती है इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट करने की। क्या हर ऑर्बिट में सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या हर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की तादाद में फर्क होता है। बोहर एंड बरी ने बताया ऑर्बिट के नंबर के बेसिस पर सिर्फ फिक्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ही हर ऑर्बिट को भरते हैं। इसको एक सिंपल फार्मूला 2n² से निकाल सकते हैं, जहां n ऑर्बिट का नंबर है, इसलिए इस रूल को 2n² रूल भी कहते हैं। पहले फर्स्ट शेल या के शेल की बात करते हैं। इसका ऑर्बिट नंबर 1 है। के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2n² का फार्मूला लगाते हैं, n की जगह ऑर्बिट नंबर 1 रखते हैं तो हमें 2 हासिल होता है। फिर हम सेकंड शेल या एल शेल की बात करते हैं। एल शेल का ऑर्बिट नंबर 2 है। 2n² फार्मूला में n की जगह 2 रख देते हैं, 2 का स्क्वायर 4 हो जाता है, 4 2 जा 8 हो जाता है। एल शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। एम शेल में n = 3 है, इसमें मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। इस तरह आगे ये सब चलता है। एन शेल में 32 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। हमें 2 रूल्स पता चल गए हैं, एटम कहाँ से फिल होते हैं, कितने इलेक्ट्रॉन्स हर ऑर्बिट में भरे जा सकते हैं। थर्ड रूल को ऑक्टेट रूल भी कहते हैं। थर्ड रूल ये बोलता है कि एटम का जो आउटर मोस्ट शेल मतलब वैलेंस शेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। वो आउटर मोस्ट शेल चाहे वो n हो, चाहे वो m हो, चाहे वो l हो, आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन होने से एटम स्टेबल होता है। अब हम इन तीनों रूल्स को अप्लाई करते हैं। हम सोडियम एलिमेंट को लेते हैं। सोडियम एटम में 11 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इन 11 इलेक्ट्रॉन्स को फिल कराते हैं। अकॉर्डिंग टू रूल नंबर 1, जब एटम की एनर्जी कम होती है तो हम एटम को स्टेबल देखते हैं। इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग न्यूक्लियस के सबसे पास वाले शेल मतलब के से स्टार्ट करते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन्स को के शेल में अरेंज करते हैं। के शेल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, बाकी 9 इलेक्ट्रॉन्स को एल शेल में अरेंज करते हैं। अकॉर्डिंग टू 2n² रूल एल शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। 10 इलेक्ट्रॉन सेट हो गए हैं, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन बचा। आइए 1 इलेक्ट्रॉन को एम शेल में रख देते हैं। एम शेल वैलेंस शेल में बदल जाता है। अब हमारे पास सोडियम की पूरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। हमने अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन शेल्स में सीख लिया है और हमने इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन इन नंबर को भी समझ लिया है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के बहुत से और तरीके भी हैं, जैसे SPDF नोटेशन, ऑर्बिटल बॉक्स नोटेशन। SPDF सब शेल्स हैं और ऑर्बिटल सब शेल का वो रीजन है जहां इलेक्ट्रॉन पाने की मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होती है। हम जानते हैं कि सब शेल्स क्या होते हैं। एटम के अंदर शेल्स होते हैं और शेल के अंदर सब शेल्स होते हैं। हम शेल्स को K, L, M और N से शो करते हैं। फर्स्ट शेल मतलब के शेल में सिर्फ एक सब शेल S है। सेकंड शेल मतलब L शेल में 2 सब शेल S एंड P है। थर्ड या M शेल में 3 सब शेल S, P एंड D हैं, जबकि फोर्थ शेल या N शेल में 4 सब शेल्स S, P, D एंड F हैं। सब शेल्स की डेफिनेशन है, सब शेल शेल्स का वो एरिया है जहां इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। टाइप ऑफ सब शेल्स जिन्हें सब एनर्जी लेवल या सब ऑर्बिट्स भी कहा जाता है। 4 तरह के सब शेल्स होते हैं। S, P, D, F। S, P, D, F शॉर्ट फॉर्म्स हैं। S की फुल फॉर्म शार्प लाइंस है। जब एटम का इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी लेवल से जंप करके लोअर एनर्जी लेवल आता है तो ये एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ लाइट खारिज करता है। जब हमने इस लाइट को अच्छी पावर वाले स्पेक्ट्रोमीटर में ऑब्जर्व किया तो हमें लाइंस की फाइन स्ट्रक्चर नजर आती हैं। फाइन स्ट्रक्चर मुख्तलिफ तरह के सब शेल्स को एक्सप्लेन करता है। हमें फाइन स्ट्रक्चर में जो लाइंस मिलती हैं, अगर वो शार्प हैं तो वो S सब शेल है। P
फॉर प्रिंसिपल लाइंस, D फॉर डिफ्यूज लाइंस और F का मतलब फंडामेंटल लाइंस का है। नेक्स्ट रो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की है। S सब शेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, P सब शेल में मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, D सब शेल में मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, F सब शेल में मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। ऑर्बिटल्स क्या है? आसान लफ्जों में ऑर्बिटल्स 3 डायमेंशनल पाथ्स है जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग के चांसेस ज्यादा होते हैं। सब शेल्स में ऑर्बिटल होते हैं, किसी सब शेल में एक ही ऑर्बिटल होता है, किसी में 3, किसी में 5 और किसी में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। ऑर्बिटल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2 ही होते हैं। टेबल की सेकंड रो में हम नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स और ओरिएंटेशन को देखते हैं। ओरिएंटेशन का मतलब है कि कितने एक्सिस पर ऑर्बिटल लाई करता है, इसको डायमेंशन भी कहते हैं। एस सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल एस है और सिर्फ एक ही ओरिएंटेशन पाई जाती है। एस ऑर्बिटल की शेप स्फेयर है। एस ऑर्बिटल की ओरिएंटेशन इस तरह होती है कि जहां एक्स, वाई और जेड एक्सिस मीट करते हैं, इस पॉइंट पर स्फेयर का सेंटर होता है। सेकंड शेल मतलब एल शेल का एस ऑर्बिटल फर्स्ट शेल मतलब के शेल के एस ऑर्बिटल से साइज में बिगर होता है। इसी तरह एम शेल का एस ऑर्बिटल मतलब 3s एल शेल के एस ऑर्बिटल मतलब 2s साइज में बिगर होता है। एस ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। पी सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं या 3 ओरिएंटेशंस होती हैं, मतलब px, py, pz। p ऑर्बिटल्स के पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, मतलब px, py और pz के पास सेम एनर्जी होती है। p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। d सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स 5 होते हैं। d ऑर्बिटल 10 इलेक्ट्रॉन्स अकोमोडेट कर सकता है। d ऑर्बिटल के पास 5 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं। हर ऑर्बिटल्स 2 इलेक्ट्रॉन को अकोमोडेट कर सकता है। d ऑर्बिटल की 5 ओरिएंटेशंस हैं, dxy, dyz, dxz, dx² - y², dz²। f सब शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल 7 होते हैं। हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। f ऑर्बिटल 7 एक्सिस पर लाई करता है। यहाँ f ऑर्बिटल की 7 ओरिएंटेशन नहीं दी गई। s ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है। p ऑर्बिटल का शेप डंबल की तरह होता है। d ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल होता है। f ऑर्बिटल का शेप कॉम्प्लेक्स होता है या ट्रिपल डंबल होता है। अब हम इन शेप्स की डायग्राम बनाते हैं। s ऑर्बिटल का शेप बॉल की तरह स्फेयर है। इसकी एक ओरिएंटेशन है। s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि ओरिजिन ऑफ x एक्सिस, y एक्सिस एंड z एक्सिस एटम का न्यूक्लियस समझा जाता है। हमें इस स्फेरिकल रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। s ऑर्बिटल का साइज ऑर्बिट नंबर मतलब n के बढ़ने से बढ़ता है, लिहाजा 4s ग्रेटर देन 3s ग्रेटर देन 2s ग्रेटर देन 1s। p ऑर्बिटल की शेप डंबल की तरह है। p ऑर्बिटल 6 इलेक्ट्रॉन को जगह दे सकता है। p ऑर्बिटल के पास 3 डीजेनरेट ऑर्बिटल्स 2px, 2py एंड 2pz हैं। हर p ऑर्बिटल का डीजेनरेट ऑर्बिटल 2px, 2py एंड 2pz 2 इलेक्ट्रॉन्स को जगह दे सकता है। हम 2px की शेप को ड्रॉ करते हैं। 2px का मतलब है कि p ऑर्बिटल मतलब डंबल शेप को अलोंग एक्स एक्सिस ड्रा करते हैं। हम जानते हैं कि 2px सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन अकोमोडेट कर सकता है। अब हम 2py की शेप को ड्रॉ करते हैं। 2py का मतलब है कि p ऑर्बिटल मतलब डंबल शेप को अलोंग y एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हम अलोंग y एक्सिस के रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन को पाते हैं। अब हम 2pz की शेप को ड्रॉ करते हैं। 2pz का मतलब है कि हम p ऑर्बिटल मतलब डंबल शेप को अलोंग z एक्सिस ड्रॉ करते हैं। हमें अलोंग z एक्सिस के रीजन में 2 इलेक्ट्रॉन मिलते हैं। 2p orbital oriented along x axis is called 2px. 2p orbital oriented along y axis is called 2py, and 2p orbital oriented along z axis is called 2pz. 2px, 2py
और 2pz ऑर्थोगोनल है, मतलब ये तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। शेप ऑफ डी ऑर्बिटल्स देखने से पहले हमने जो कुछ सीखा है इसकी विजुअलाइजेशन भी कर लेते हैं और एक एग्जांपल से अच्छी तरह समझ भी लेते हैं। हम एटम के इस एनिमेशन में देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन डिस्क्रीट एनर्जी एब्जॉर्ब करके एल शेल में मुंतकिल हो जाता है और फिर डिस्क्रीट एनर्जी रिलीज करके वापस के शेल में आ जाता है। हम के और एल शेल का सेक्टर लेकर इसको मैग्नीफाई करते हैं। हम देख सकते हैं कि शेल नंबर 1 जो कि के शेल है, इसमें एक सब शेल एस है और इसके पास एक ऑर्बिटल होता है। हमने ऑर्बिटल को सर्कल से रिप्रेजेंट कर दिया है। इस एक 1s ऑर्बिटल को 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। इस 1s ऑर्बिटल को इस तरह भी विजुलाइज किया जा सकता है। हमें एल शेल की मैग्निफिकेशन में 2 सब शेल s और p देखने को मिलते हैं। s शेल की ओरिएंटेशन 1 है, मतलब एक ही 2s ऑर्बिटल है जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। p सब शेल के पास 3 ऑर्बिटल्स 2px, 2py और 2pz हैं, मतलब 3 ओरिएंटेशन हैं। इन तीनों की एनर्जी सेम है। इन तीनों में 2-2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। इसकी विजुअलाइजेशन इस तरह भी की जा सकती है। अब हम नियॉन की एग्जांपल से समझते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स की शेल, सब शेल्स और ऑर्बिटल्स में प्रोबेबल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है, मतलब नियॉन के न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन्स की तादाद 10 है। हम नियॉन के एटम को देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन सबसे पहले कम एनर्जी वाले शेल में फिल होता है। सबसे कम एनर्जी वाला शेल न्यूक्लियस के करीब होता है। यहाँ के शेल कम एनर्जी वाला शेल है। के शेल को मैग्नीफाई करते हैं तो हमें एस सब शेल नजर आता है। एस सब शेल में एक एस ऑर्बिटल है। इस एक s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं। 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन s ऑर्बिटल में फिल हो गए हैं। बाकी 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको भी फिल होना है। k शेल के बाद l शेल है। l शेल को मैग्नीफाई करते हैं तो हमें s और p सब शेल नजर आते हैं। ये शेल नंबर 2 है, इसलिए s के साथ और p के साथ 2 लिख देते हैं। s सब शेल में एक s ऑर्बिटल है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं। इसकी ओरिएंटेशन भी एक ही है। p सब शेल में 3 p ऑर्बिटल्स हैं। इसकी 3 ओरिएंटेशंस हैं, px, py और pz। इन तीनों ऑर्बिटल्स में 6 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, मतलब हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन फिल हो सकते हैं। नियॉन की sp-df नोटेशन में इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन ये है। अब सब शेल की तीसरी किस्म की तरफ आते हैं जो कि डी सब शेल है। डी सब शेल 5 ऑर्बिटल्स पर मुश्तमिल होता है। फर्स्ट ऑर्बिटल dxy के तौर पर जाना जाता है। dxy ऑर्बिटल की शक्ल डबल डंबल है और लोब्स x और y एक्सिस के दरमियान प्रेजेंट होते हैं। ये एक्सिस पर लाई नहीं करते बल्कि एक्सिस के दरमियान में मौजूद होते हैं, इसलिए dxy ऑर्बिटल को नॉन एक्सियल समझा जाता है। सेकंड ऑर्बिटल dyz के तौर पर जाना जाता है। ये भी नॉन एक्सियल ऑर्बिटल समझा जाता है, मतलब कि ये y और z एक्सिस के अलोंग प्रेजेंट नहीं होता है, ये y और z एक्सिस के दरमियान प्रेजेंट होता है। थर्ड ऑर्बिटल इज नोन एज dxz. It is also considered as non-axial orbital. It means it is not present along the axis. It is present in between the axis of x and z. Shape of these orbitals are double dumbbell. फोर्थ ऑर्बिटल dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर के नाम से जाना जाता है। आप देख सकते हैं कि ये एक्सियल ऑर्बिटल है। ये ऑर्बिटल अलोंग एक्सिस प्रेजेंट होता है। 2 लोब्स x एक्सिस पर लाई करते हैं और 2 लोब्स y एक्सिस पर प्रेजेंट होते हैं। इस ऑर्बिटल की शेप भी डबल डंबल है। फिफ्थ ऑर्बिटल dz स्क्वायर के तौर पर जाना जाता है। ये भी एक्सियल ऑर्बिटल की काइंड है। इसका मतलब ये अलोंग द एक्सिस लाई करते हैं। 2 लोब्स अलोंग z एक्सिस प्रेजेंट होते हैं। एक लोब सर्कुलर फॉर्म में अलोंग x एक्सिस एंड y एक्सिस लाई करता है। शेप ऑफ f ऑर्बिटल इज कॉम्प्लिकेटेड। ऑर्बिटल डायग्राम। अब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इन ऑर्बिटल डायग्राम में लिखना सीखते हैं। एक ऑर्बिटल डायग्राम एटम के मुख्तलिफ ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स की अरेंजमेंट की महज एक पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है। इसमें ऑर्बिटल को एक बॉक्स से शो किया जाता है जिसमें इलेक्ट्रॉन्स को एरो की शक्ल में दिखाया जाता है जो इलेक्ट्रॉन की स्पिन को इंडिकेट करते हैं। एक बॉक्स में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एटम का ऑर्बिटल डायग्राम बनाने के लिए 3 रूल्स को फॉलो किया जाता है। रूल नंबर 1 है अफबाउ प्रिंसिपल। इसके मुताबिक
इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग के दौरान पहले वो ऑर्बिटल फिल होगा जिसकी एनर्जी कम होती है, मतलब लोअर एनर्जी ऑर्बिटल हायर एनर्जी ऑर्बिटल से पहले फिल होता है। मिसाल के तौर पर फर्स्ट ऑर्बिटल सेकंड ऑर्बिटल से पहले फिल होगा। आमतौर पर सब शेल्स के एनर्जी लेवल का अंदाजा लगाने के लिए हम n+l रूल का इस्तेमाल करते हैं। n का मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l का मतलब एजीमुथल क्वांटम नंबर है। हम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से डिनोट करते हैं। हमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से पता चलता है कि कौन से शेल में इलेक्ट्रॉन्स हैं। फॉर एग्जांपल, जब n 1 के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स के शेल में होते हैं। जब n 2 के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स l शेल में होते हैं। जब n 3 के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स m शेल में होते हैं। जब n 4 के बराबर होता है तो इलेक्ट्रॉन्स n शेल में होते हैं। ये याद रखें कि n 1 से शुरू होता है और 4 तक जाता है। n कभी भी 0 के बराबर नहीं हो सकता। एजीमुथल क्वांटम नंबर को एंगुलर मोमेंटम क्वांटम नंबर भी कहते हैं। इसको L से डिनोट किया जाता है। ये हमें सब शेल के बारे में जानकारी देता है कि कौन से सब शेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। हम जानते हैं कि सब शेल्स 4 हैं, S, P, D एंड F। इन सब शेल्स के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर मतलब L डिफरेंट है। S सब शेल के लिए L की वैल्यू 0 होती है, P सब शेल के लिए L की वैल्यू 1 होती है, D सब शेल के लिए L की वैल्यू 2 होती है, F सब शेल के लिए L की वैल्यू 3 होती है। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल्स के साथ शेप को भी बताता है। S सब शेल में जो ऑर्बिटल है इसका शेप स्फेरिकल है। P सब शेल में ऑर्बिटल का शेप डंबल होता है। D सब शेल में ऑर्बिटल का शेप डबल डंबल होता है। F सब शेल में ऑर्बिटल का शेप ट्रिपल डंबल होता है। मेन एनर्जी लेवल मतलब n और सब एनर्जी लेवल मतलब L के दरमियान क्या रिलेशनशिप है? L इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू n-1। फॉर एग्जाम्पल, जब n 1 के बराबर होता है तो K शेल में सब एनर्जी लेवल S है। हम जानते हैं कि S के लिए L 0 के बराबर होता है। जब n 2 के बराबर होता है तो L शेल में सब एनर्जी लेवल S एंड P है। हम जानते हैं कि हम सब एनर्जी लेवल 0 से स्टार्ट करते हैं तो S एंड P के लिए L 0 और 1 के बराबर है। जब n 3 के बराबर होता है तो m शेल होता है। n इज इक्वल टू 3 का मतलब है कि 3 सब एनर्जी लेवल S, P एंड D। हम जानते हैं सब एनर्जी लेवल 0 से स्टार्ट होते हैं तो S, P एंड D के लिए L 0, 1 एंड 2 के बराबर है। जब n 4 के बराबर होता है तो n शेल में 4 सब एनर्जी लेवल S, P, D एंड F प्रेजेंट है। S, P, D एंड F के लिए L 0, 1, 2 एंड 3 के बराबर है। ये भी नोट कर लें, दिस S इज द सब शेल ऑफ n इज इक्वल टू 1। ये सब शेल n इज इक्वल टू 1 और K शेल का है, इसलिए इसके साथ 1 लिखते हैं। ये S और P सब शेल n इज इक्वल टू 2 और L शेल के हैं, इसलिए इनके साथ 2 लिख देते हैं। ये S, P, D सब शेल n इज इक्वल टू 3 और M शेल के हैं, इसलिए इनके साथ 3 लिख देते हैं। ये S, P, D एंड F सब शेल n इज इक्वल टू 4 और n शेल के हैं, इसलिए इनके साथ 4 लिख देते हैं। हमने n और l के बारे में इतना जान लिया है कि अब हम अफबाउ रूल्स को समझ सकें। ये रूल हमें ये बताता है कि इलेक्ट्रॉन्स किस ऑर्डर में ऑर्बिटल में भरे जाते हैं। इसको हम एनर्जी रूल या n+l रूल भी कहते हैं। अफबाउज रूल सिंपली ये कहता है किसी भी एटम में बहुत सारे ऑर्बिटल होते हैं। इलेक्ट्रॉन्स हमेशा लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में पहले भरे जाते हैं, इसके बाद हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल भरे जाते हैं। हम कैसे पहचानेंगे कि लोअर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन से हैं और हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल कौन से हैं? ये अफबाउ ने n+l की वैल्यू से बताया है। हर ऑर्बिटल का n वैल्यू होता है और l वैल्यू होता है। जिस ऑर्बिटल का लोअर n+l वैल्यू है इसकी एनर्जी हमेशा कम होती है। अगर दो ऑर्बिटल की n+l वैल्यू सेम है तो इन दोनों में जिनमें n की वैल्यू कम है इसकी एनर्जी कम होगी। इस प्रिंसिपल से हम ऑर्बिटल को एनर्जी लेवल के लिहाज से रैंक कर सकते हैं और फिर हम बता सकते हैं कि पहले किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जाएगा और बाद में किस में इलेक्ट्रॉन जाएगा। अफबाउ रूल के हिसाब से ऑर्बिटल की एनर्जी को इस तरह अरेंज किया जाता है। 1s ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम है, इसका n 1 है, l 0 है और n+l 1 है। 1s के बाद 2s, 2p, 3s, 3p, 4s, 3d, 4p है। इससे आगे भी हम जा सकते हैं। हम देख सकते हैं 2p और 3s के लिए n+l की वैल्यू
3 सेम है। 2p 3s से पहले इसलिए आता है क्योंकि इसकी n की वैल्यू कम है। अगर यही चीज 4s और 3d में देखें तो 4s की n की वैल्यू ज्यादा है लेकिन n प्लस l की वैल्यू कम है, इसलिए 3p के बाद 4s भर जाता है। कौन से ऑर्बिटल का एनर्जी लेवल कम है हम इसको अफबाउ डायग्राम में भी देख सकते हैं। जिस ऑर्डर में ऑर्बिटल्स इलेक्ट्रॉन से भरे जाते हैं वो भी देखे जा सकते हैं। अब तक हमने ये तो देख लिया कि एक एटम में अफबाउ रूल्स को यूज करके सब शेल में इलेक्ट्रॉन को कैसे भरते हैं। अब एक सब शेल में मल्टीपल ऑर्बिटल हो सकते हैं। मल्टीपल ऑर्बिटल मतलब जिनकी सेम एनर्जी होती है। फॉर एग्जांपल p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, px, py और pz। इनकी वैल्यू ऑफ n सेम है, इनकी एनर्जी भी सेम है, इसलिए ये डीजेनरेट होंगे। इनमें इलेक्ट्रॉन को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करें यह समझने के लिए हमें हुन्स रूल को समझना होगा। ये रूल तब अप्लाई करते हैं जब ऑर्बिटल डीजेनरेट होते हैं, मतलब जिनकी एनर्जी सेम होती है, जब इनकी n और l की वैल्यू इक्वल होती है। हम जब डीजेनरेट ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स एक एक करके भरते हैं वो इलेक्ट्रॉन पेयर तभी होंगे जब सारे ऑर्बिटल सिंगली एक बार ऑक्युपाइड हो जाते हैं। हमने हुन्स रूल में ये देखा कि कैसे एक सब शेल के अंदर के 3 ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन को अरेंज कर सकते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल में हमें ये बताता है कि एक ऑर्बिटल के अंदर जो 2 इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है इनमें क्या फर्क होता है। एक ऑर्बिटल में दोनों इलेक्ट्रॉन की हमेशा अपोजिट स्पिन होती है। तो हमने तीनों प्रिंसिपल देख लिए हैं जिससे हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखते हैं। अब हम इन तीनों रूल्स का इस्तेमाल करके नियॉन की ऑर्बिटल नोटेशन लिखते हैं। नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अफबाउस रूल्स के मुताबिक हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में सब शेल्स में इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। हमने ऑलरेडी देख लिया है कि ऑर्डर ऑफ फिलिंग कैसे होता है, 1s 2s 2p एंड सो ऑन। हम जानते हैं कि हर ऑर्बिटल में सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन्स जा सकते हैं। s सब शेल में सिर्फ एक ही ऑर्बिटल होता है, इसलिए 1s में 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। p सब शेल में 3 ऑर्बिटल्स px, py एंड pz होते हैं, इसलिए 2p में 6 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। अब हम बॉक्सेस से ऑर्बिटल को रिप्रेजेंट करते हैं। 1s और 2s में डीजेनरेट की बात नहीं आती क्योंकि इसमें एक ही ऑर्बिटल है। अफबाउ के हिसाब से पहले 1s में 2 इलेक्ट्रॉन पूरे भरे जाते हैं। पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के हिसाब से दोनों इलेक्ट्रॉन की स्पिन अपोजिट होती है, एक अप है एक डाउन है। इस तरह 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स फिल करते हैं। 2p में ऑर्बिटल 2px, 2py एंड 2pz हैं। इन तीनों ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम है। इसमें 6 इलेक्ट्रॉन कैसे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। हुन्स रूल कहता है कि पहले एक इलेक्ट्रॉन हर एक बॉक्स में भरे जाते हैं, इसके बाद इनकी जोड़ी बना सकते हैं। ये तीनों डीजेनरेट ऑर्बिटल्स हैं, इसलिए यहाँ हुन्स रूल अप्लाई होता है। हमने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीख ली है, यही हमारा टारगेट था। यहाँ हमारा पार्ट 2 कंप्लीट होता है।